हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आईटी दोस्त इंडिया। और ये मेरी पहली क्लास है यूट्यूब पे ऑनलाइन। वैसे तो मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है बहुत सी जगह, लेकिन हम सोचा कि अपने भाइयों को भी थोड़ा जो मेरे पास जो जानकारी है मैं आप लोगों से साझा कर सकूँ। और दोस्तों हम अस पर निम्मी पढ़ेंगे, निम्मी के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जितने भी पेपर दिए हैं, चाहे वो इसरो के हो, बारप के हो, MPTO हो, MPLA हो, सभी में निम्मी के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई थर्ड थर्ड पार्टी जो बुक है, थर्ड पब्लिकेशन की बुक पढ़ने की बजाय हम निम्मी को प्रेफर करेंगे। और चलिए निम्मी के अनुसार पढ़ते हैं। जो मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स है मैं वही सब बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेफ्टी प्रैक्टिस के बारे में। आपको पता होगा कि सेफ्टी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईटीआई में। सेफ्टी प्रैक्टिस, इसको हम क्या कहते हैं, सुरक्षा अभ्यास। इसके अंतर्गत लगभग 13-14 सब टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप पे आ जाते हैं सेफ्टी रूल्स। सबसे पहले क्या आ जाते हैं, सेफ्टी रूल्स, कि सेफ्टी के जो जनरल रूल्स हैं वो क्या है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं सेफ्टी साइंस। सेफ्टी साइंस, ठीक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। एक तो रहता है रोड साइन, रोड साइन, और दूसरा क्या रहता है दोस्तों, दूसरा जो रहता है मेन सेफ्टी साइन रहता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। आगे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका फायर। क्या आ जाता है, फायर। ठीक है, टाइप्स ऑफ फायर, की आग के प्रकार क्या है। फिर फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका आ जाता है पीपीस। क्या आ जाते हैं, पीपीस। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये 7 प्रकार के होते हैं, आगे बताएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके आ जाता है फर्स्ट एड। क्या आ जाता है, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में जो है आप क्या पढ़ेंगे, एबीसी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें आप ड्रेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब आ जाता है इसमें। इसी से और आगे बोला जाता है DRABC। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे वेस्ट मैनेजमेंट पे। इनमें टॉपिक 8 है। पिछले साल MPPGCL का एग्जाम हुआ था, तो उसमें वेस्ट मैनेजमेंट से 2-3 सवाल आए थे, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे एसओपी के बारे में, कि एसओपी क्या है। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म। जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इनके फुल फॉर्म पढ़ेंगे। जैसे BIS क्या है, डीन क्या है। ठीक है, तो ये जितने भी है ये सब आगे हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम हेजार्ड के बारे में। 10वें नंबर पे आपका आ जाता है हेजार्ड्स। ठीक है, इससे MPTO में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था, कि फिजियोलॉजिकल हेजार्ड क्या है, बायोलॉजिकल हेजार्ड क्या है, केमिकल हेजार्ड क्या है, मैकेनिकल हेजार्ड क्या है। तो ये भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 5 S के बारे में। ठीक है, 5 S आप लोगों को पता होगा, सीरी, शीटॉन, शिसो, शिटकेट्सु, शिटसुके, है ना, ये जापानीज टेक्निक है। इसके बाद आ जाता है आपका हेजार्ड हो गया, 5 S हो गया, और एक हो जाता है NAC 2011। ठीक है, NAC 2011 पार्ट 1 में 20 सेक्शन है। 20 के 20 सेक्शन बताऊंगा आपको। जो DSSS होता है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे NAC से, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे सेक्शन 19 में क्या है, ठीक है, सेक्शन 15 में क्या है, सेक्शन 14 में क्या है। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से आगे। और दोस्तों
इसके बाद आप 13वें नंबर पे आता है लिफ्टिंग एंड मूविंग टेक्निक, कि किसी वस्तु को उठाना कैसे है और उसको ले जाना कैसे है। एक अच्छा टॉपिक ऐड किया है निम्मी ने जो अपना लेवल 4 में। तो आप लोग लिख लीजिए लिफ्टिंग एंड मूविंग टेक्निक। तो इतना हम पढ़ेंगे। चलिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेफ्टी रूल्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सेफ्टी रूल्स के बारे में। सेफ्टी रूल्स क्या है? जो किसी भी जो फैक्ट्री है या कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ सेफ्टी रूल्स रहते हैं। जनरल सेफ्टी रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि पीपी का यूज करना है, सेफ्टी बेल्ट का यूज करना है, जो भी है। इसके अलावा और बहुत सारे सेफ्टी रूल्स रहते हैं, तो मैं कुछ लिखा देता हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, बहुत से एग्जाम में आए हुए। सबसे पहले कि हमको सेफ्टी रूल्स की आवश्यकता क्यों होती है। सेफ्टी रूल्स की आवश्यकता क्यों होती है? कई जगह वन लाइनर क्वेश्चन टाइप यानी कि पूछा गया सीधे सीधे शब्दों में, और ऐसे क्वेश्चन सभी से बनना चाहिए कि हमको सेफ्टी रूल्स की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमको सेफ्टी रूल्स की आवश्यकता क्यों होती है? टू सेव मैन। ठीक है, इंसान को बचाने के लिए। उसके बाद मनी, पैसे बचाने के लिए। टाइम, क्योंकि कोई भी आघात होगा, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट होगा तो उसमें आपका जान का जोखिम तो रहेगा, पैसे भी वेस्ट होंगे, और साथ ही साथ क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो टू सेव मेन मनी, टाइम, मटेरियल, मटेरियल मटेरियल जो है पदार्थ का भी तो नुकसान होगा। ठीक है, तो हमको एक कथन हमेशा याद रखना है। क्या, कौन सा कथन याद रखना है? इलेक्ट्रिसिटी इज गुड सर्वेंट, गुड सर्वेंट बट अ बेड मास्टर। ठीक है, जैसे 12th तक के हम लोग साइंस, ठीक है, साइंस के बारे में एक निबंध याद रखते थे, तो उसमें एक वो था कि साइंस इज गुड सर्वेंट बट अ बेड मास्टर। तो वैसा ही है कि इलेक्ट्रिसिटी इज गुड सर्वेंट बट अ बेड मास्टर, है ना। तो ये जो एक प्रोवर्ब है, कथन है, आप लोग याद रखिएगा। तो सेफ्टी रूल से की आवश्यकता क्या होती है? टू सेव मेन मनी, टाइम और मटेरियल को बचाने के लिए। तो जनरल सेफ्टी रूल से मैं कुछ लिखा देता हूँ आप लोगों को। कभी भी, पहला जो है, कभी भी लाइव सर्किट, ठीक है, मैं सर्किट स्टार्ट में लिखता हूँ। कभी भी लाइव सर्किट पर काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक हो, कि ऐसा आवश्यक हो कि लाइव सर्किट पर काम करना ही है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? यदि आवश्यक हो, यदि आवश्यक हो, यदि आवश्यक हो, तब हमें रबर मैट्स, ठीक है, रबर मैट्स, जो सब स्टेशन में काम करते हैं या जिन्होंने सब स्टेशन देखा है उसमें पता होगा कि पैनल के सामने रबर मैट्स अच्छे मोटे मोटे बिछे रहते हैं। तो रबर मैट्स, HB हैंड ग्लव्स, हाई वोल्टेज हैंड ग्लव्स, ये भी रबर के बने रहते हैं। इन सब का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, इन सब का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। दूसरा लिखिए, कभी भी बेयर कंडक्टर को नहीं छूना चाहिए। जो नंगे तार है, बेयर कंडक्टर, नंगे चालक को नहीं छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए।
इसके बाद अगला आ जाता है आपका, जब भी हम सोल्जरिंग करते हैं तो सोल्जरिंग के बाद जो हॉट सोल्जर है, ठीक है, उसको हमेशा स्टैंड पे रखना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कोई तो भी एग्जाम में आया था ये, कि जो हॉट सोल्जर है उसको कैसे रखना चाहिए, कि डायरेक्ट टेबल पे रख देना चाहिए या स्टैंड पे रखना चाहिए। तो हॉट सोल्जर को हमेशा किस पे रखना चाहिए, स्टैंड पे रखना चाहिए, नहीं तो इससे क्या हो सकता है, बर्न आउट हो सकता है, जलने का खतरा रहता है। ठीक है, ठीक है, इतना लिखिए। इसके आगे लिखाता हूँ, आप लोग वीडियो रोक के लिखा करें। थर्ड लिखिए, थर्ड में क्या लिखेंगे हम, कि जो फ्यूज है, फ्यूज है, सबसे पहले ये तो क्या रहता है कि फेस के साथ सीरीज में रहता है। ठीक है, फ्यूज जो है आपका फेस के साथ सीरीज में रहता है, और हमेशा सही क्षमता का फ्यूज लगाना चाहिए, सही कैपेसिटी का फ्यूज लगाना चाहिए, आपका फ्यूज लगाना चाहिए, फ्यूज लगाना चाहिए। यदि आप कम क्षमता का फ्यूज लगाएंगे तो क्या होगा, यदि कम क्षमता का फ्यूज लगाएंगे तो क्या होगा, कम क्षमता के फ्यूज लगाने से फ्यूज जल जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लो आउट हो जाएगा। ठीक है, जल जाएगा, लोड कनेक्ट करने पे जल जाएगा। अधिक क्षमता का लगाएंगे तब क्या करेगा, अधिक क्षमता का लगाएंगे तब यह वर्क नहीं करेगा, यानी कि नो प्रोटेक्शन, कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा, नो प्रोटेक्शन। इसलिए हमेशा फ्यूज जो है सही क्षमता का लगाना चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पर लिखिए दोस्तों, फ्यूज को जो जब भी हमको निकालना है तो सर्किट को ऑफ करके निकालना चाहिए, लाइव सर्किट पे नहीं निकालना चाहिए। तो ये आप लोग लिखिए कि फ्यूज को हमेशा स्विच ऑफ करके निकालना चाहिए। इसके बाद आप लोग लिखिए कि BIS, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, चिन्हित, ठीक है, इसको इंजीनियरिंग बोलो, चिन्हित, BIS मार्क्ड एसेसरीज, एसेसरीज का उपयोग करना चाहिए। इतना लिखिए, आप लोग वीडियो रोक के लिखा करें। इसके बाद लिखिए दोस्तों, नंबर मुझे याद नहीं, सातवां होगा, ऊंचाई पे काम करते वक्त, ऊंचाई पे काम करते वक्त हमेशा सेफ्टी बेल्ट का यूज करें। ऊंचाई पे, ऊंचाई या पोल पर काम करते समय सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करें, सेफ्टी बेल्ट का यूज करना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, कोई भी फैक्ट्री हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, उसमें मूविंग पार्ट, मूविंग पार्ट, मूविंग पार्ट कह लो या मूविंग शाफ्ट कह लो, इसको छूना नहीं चाहिए। ठीक है, छूना नहीं चाहिए। इसके बाद लिखिए 9वें नंबर पर, अर्थिंग को, अर्थिंग को कभी भी वाटर, वाटर पाइप के साथ नहीं लगाना चाहिए। ये मोस्ट IMP है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि अर्थिंग को कभी भी वाटर पाइप के साथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे लिखिए 10वें नंबर पर, कि किसी भी लाइन पे काम करते समय उसको हमेशा डिस्चार्ज करना चाहिए,
डिस्चार्ज करना चाहिए। देखो आप तो कर ही देते, लेकिन जो स्टैटिक वोल्टेज रहता है, स्टैटिक स्टैटिक वोल्टेज रहता है, उसको क्या करना चाहिए, डिस्चार्ज करना चाहिए। इसके लिए क्या आता है, डिस्चार्ज राड आता है। लाइन को पहले हाई वोल्टेज टेस्टर से बंद करने के बाद हाई वोल्टेज टेस्टर आता है, उससे हम लोग कंडक्टर में चेक करते हैं कि कुछ है तो नहीं उसमें, फिर उसके बाद डिस्चार्जर राड से डिस्चार्ज करते हैं ना। तो डिस्चार्ज है स्टैटिक वोल्टेज है ना। इसके बाद आप लोग लिखिए, ठीक है। फिलहाल इतना ही चैप्टर रूल्स है, जो जनरल रूल्स है। यदि एग्जामिनर को पूछना होगा तो इतने में से एक हाथ कुछ पूछ लेता है घुमा फिरा के, ठीक है। दोस्तों इसके बाद हम कुछ फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं छोटे मोटे, जैसे कि मैं शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ तो बता ही देता हूँ, आप लोगों को बता नहीं होगा कि एनसीवीटी, ठीक है, और एक होता है एससीवीटी। एनसीवीटी और एससीवीटी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिखा देता हूँ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, है ना। वैसे ही एससीवीटी में खाली यहाँ पे आ जाएगा स्टेट, क्या आ जाएगा, स्टेट, बस स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। एनसीवीटी जो आईटी है अपना, वो किसके अंतर्गत आता है, डीजीटी के अंतर्गत आता है। डीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग। इसके बाद आपका आ जाता है MSDE, जो डीजीटी है ये किसके अंडर में आता है, MSD के अंतर्गत आता है। तो इसका क्या हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद आपको एक होता है CTS। क्या होता है, CTS, इसका फुल फॉर्म होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, है ना। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। इसके बाद एक हो जाता है आपका NSQF। ITI की बुक कोई भी देखेंगे, चाहे वरियंत का हो, NT का हो, रायल का हो, तो वहाँ पे इस शब्द आपको जरूर मिलेगा। NSQF लेवल 4 लेवल 5 जो भी है। तो इसमें इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो इतना लिखिए आप लोग। चलिए इसके बाद और कुछ फुल फॉर्म है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो लिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले BIS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके बाद क्या होता है, DIN, डच इंडस्ट्री नॉर्मिंग, ये कहाँ का है, जर्मनी का है। इसके बाद क्या होता है आपका, BIS हो गया, DIN हो गया। एक होता है गोस्ट कहाँ का है, ये रसिया का है।
ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं भूल चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद एक होता है ASA, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ठीक है, इतना लिखिए अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक होता है ISO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक होता है BSI। BSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है ना, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। इसके बाद आप क्या बच रहा है आपका? एक जिस बच रहा है, क्या बच रहा है? जिस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। ठीक है, इतना लिखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में, विद्युत झटका के बारे में। इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत झटका के बारे में। तो विद्युत का झटका कितना गंभीर हो सकता है, ये किस पे डिपेंड करता है? विद्युत का झटका कितना गंभीर हो सकता है, यह डिपेंड करता है, यह निर्भर करता है, एक तो करता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे, ठीक है, करंट का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे। दूसरा करता है कितने टाइम तक था, मैग्नीट्यूड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट कि कितने देर तक के था। इस पे क्या करता है विद्युत झटका का कि कितना गंभीर हो सकता है, यानी कि सीवियर हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ है, क्या है कि एज ऑफ पर्सन, व्यक्ति की उम्र कितनी है, एज ऑफ पर्सन। उसके बाद है कि बॉडी रेजिस्टेंस, कि बॉडी वेट है कि ड्राई है, आपको पता होगा बॉडी रेजिस्टेंस। इसके बाद दोस्तों इंसुलेटिंग मटेरियल, कि उसने चप्पल पहना है कि नहीं पहना है, ठीक है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल। इसके बाद है वेदर कंडीशन, मौसम कैसा है, सर्द वाला है, गर्म वाला है,
कि मौसम कैसा है। तो इसके बाद क्या आएगा आपका वेदर कंडीशन। इसके बाद आप लोग लिखिए कि वेट और ड्राई फ्लूइड। ठीक है दोस्तों, इतना लिखिए आप लोग वीडियो रोक के। दोस्तों आज ये मेरी पहली क्लास है यूट्यूब पे, तो आज इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे अच्छे से रेस्पायरेशन मेथड। ठीक है, रेस्पायरेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। कि आपने देखा होगा, पढ़ा होगा सॉरी, माउथ टू माउथ है। ठीक है, नेल्सन होल्जर है और एक शेफर मेथड है। तो जो भी इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।